आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है जेएस मिल। हाँ, आज हम लोगों को जेएस मिल पढ़ना है। मिल की बात करनी है। सबसे पहले मिल का परिचय देना है आपको। आ, मिल का परिचय तो भेज दो, है ना। हाँ, मिल का परिचय आपको देना है। जेएस मिल, जेएस मिल के बारे में थोड़ी चीजें आपको जाननी चाहिए। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में सुखकारी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख देती नहीं है। देखने में सुखकारी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वो सुख देती नहीं है। और ऐसा मिल के साथ भी हुआ, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि लोकप्रियता से बड़ा सुख मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि जो लोकप्रियता होती है ये बहुत सुख देती है। लेकिन जो लोकप्रियता होती है वो उसकी कसौटी इतनी कठिन होती है कि व्यक्तिगत रूप से आपको सुख प्राप्त होता नहीं। क्योंकि लोकप्रियता आपसे क्या मांगती है? त्याग मांगती है। कभी कभी ऐसा त्याग जो करने को आप बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन फिर तराजू आपका सामने खड़ा हो जाता है और फिर आप इस वाले सुख को नजर रखते हैं और फिर त्याग को। एक तरफ लोकप्रियता रखते हैं, सुख नहीं। एक तरफ लोकप्रियता रखते हैं, एक तरफ त्याग। फिर लोकप्रियता ज्यादा हावी हो जाती है, आप उस त्याग को भी करने लगते हैं जो आप करना नहीं चाहते, है ना। जो त्याग आप नहीं करना चाहते उसको भी आप करने को तैयार हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को घूमना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी लोकप्रियता इस बात पे है कि वो कहीं एक जगह बैठ के प्रवचन करे, तो वो देखता है पसंद कुछ और है, करने कुछ और लगता है। क्योंकि पहली पसंद में लोकप्रियता नहीं है, दूसरे में लोकप्रियता है। फिर वो बहुत बड़ा उसने त्याग किया। जो उसका पैशन था, जो उसकी अभिरुचि थी, उसको छोड़ के उसने दूसरा काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अंदर कवि छुपा था, बन गए आईआईटीएन। मजबूरी में आईआईटीएन का काम किया किया किया, एक दिन भाग खड़े हुए। असल में मन के काम से ही सुख भी मिलता है और वास्तविक लोकप्रियता मिलती है। लेकिन छद्म लोकप्रियता के लिए व्यक्ति बहुत उतावला रहता है। ऐसे ही कहानी है किसकी? मिल की। एक गायक आप लोगों को याद होगा, हनी सिंह, है ना। जब तक हनी सिंह को लोग नहीं जानते थे, तब तक हनी सिंह बड़ी मस्ती का जीवन जी रहा था। और अपनी मस्ती हनी सिंह ने दिखाई थोड़े दिन, और जैसे ही हनी सिंह को लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई, हनी सिंह की अपनी मस्ती खत्म होती चली गई। और थोड़े ही दिन बाद हनी सिंह डिप्रेशन में चला गया, गायब ही हो गया। ऐसे ही यूट्यूब पे लोकप्रियता का एक भूख है, लाइक, व्यू, सब्सक्राइबर, ये भूख है। एक बार जो कोई ऊपर उठ गया और फिर उसने दूसरा चैनल बनाया, पता लगा लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, लोग व्यू ही नहीं कर रहे हैं, लोकप्रियता कम होने लगी, डिप्रेशन में, यूट्यूबर खत्म, डिप्रेशन में, सुसाइड कर लिया। सोच लो, एक बार ये भूख जब लग जाती है, इसकी आदत, तो वो छूटती नहीं। और लोग थोड़े दिन याद करते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। रानू मंडल, कचहा बादाम, नहीं, गायब हो गए ना सब। हमेशा लोकप्रिय नहीं रह सकते, लोग कुछ भी करते हैं। लोकप्रियता जो है वो अलग ढंग से दुख देती। ऐसी ही चीज जेएस मिल के साथ हुई। जेएस मिल के 12 वर्ष की अवस्था में, सॉरी 11 वर्ष की अवस्था में उसकी पुस्तक छप गई। लेकिन एक 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे को उसकी पुस्तक छप जाने, पुस्तक के लोकप्रिय हो जाने से क्या मतलब? एक 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे का बचपन अभी नहीं खत्म हो रहा है। वो जीना चाहता है क्या? अपना बचपन, अल्हड़ जिंदगी, और वही उसको नहीं मिल रही। हर समय 4 लोग उसके आसपास घिरे हुए हैं,
हर समय उसको तैयार कर रहे हैं कि किताब पे तुमको बोलना है, हर समय उसको मीटिंग में ले जा रहे हैं। वो थक गया है, ऊब गया है। वो बच्चों को खेलते हुए देखता है, उसका मन करता है सब छोड़ के भाग जाए, लेकिन यहाँ कसे हुए हैं लोग। वेंथम ने कस रखा है, पिता जेम्स मिल ने कस रखा है कि नहीं, तुम बड़े काम के लिए बने हो। और इसी 11 वर्ष के बाद एक दर्शन का अनुवाद दे दिया किसने? बेंथम ने। अब जिसका कोई पल्ले नहीं पड़ना है, उस अनुवाद को करते करते लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था थी और ये डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में। हर दिन इसको मन करता है कि इसका जीवन व्यर्थ है और इसे अब खत्म ही कर देना चाहिए। आत्महत्या तक की स्थिति, अवसाद, इतना अवसाद ग्रसित हो गया। फिर उस समय 14-15 वर्ष की अवस्था में एक महिला मित्र मिलती है इसको, शाम को घर से भगा के ले जाती है कि चलो घूमने चलते हैं। सिखाया गया था कि समय का सदुपयोग करो, इस टाइम पे ये काम, इस टाइम पे ये काम, इस टाइम पे ये पूरा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। थक सा गया था। उसने जब इन्हें शाम को घर से बाहर ले गई, जब समुद्र के किनारे घूमे, तब इनको लगा कि ये तो कमाल का आनंद है। आदत में ला दिया, काम करना बंद कर दिया, चीजों को छोड़ना शुरू कर दिया, अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया, समय देना शुरू कर दिया, आनंद आने लगा। वो जो आनंद था तत्क्षण के लिए, लोकप्रियता के लिए, कि जबरदस्ती स्माइल देना है, हाँ मैंने बड़ा काम किया, और ये जो आनंद मिलता था समुद्र के किनारे घूम के, और जिसका आनंद सुबह तक बचा रहता था और अगले दिन मन करता था कि उस आनंद को फिर से जिया जाए, ये गुणात्मक लगने लगा किसको? मिल को। मिल का विचार बदलने लगा, पंक्चुअलिटी को लेके, लोकप्रियता को लेके, पाने को लेके। अभी तक समय का सदुपयोग कर रहा था, यही सिखाया गया था सुख है, जबरदस्ती सुख पाने का प्रयास कर रहा था। कोई काम टाइम पे नहीं हुआ तो 4 लोग कहेंगे कि तुम ठीक से नहीं कर पाए तो दुख होगा, और मैंने टाइम पे कर लिया, 4 लोगों ने वाह किया तो सुख होगा। हालांकि वो सुख बाहर तक रहता था, अंदर प्रवेश ही नहीं करता था, लेकिन वो इसी को सुख मानता था क्योंकि उसकी पूरी लाइफ यंत्रवत बना दी गई थी। लेकिन जब उसने समय को बर्बाद किया समुद्र के किनारे अपने महिला मित्र के साथ, तब उसको लगा कि ये भी तो आनंद है, और ये बड़ा गुणात्मक आनंद है। हमने समय का दुरुपयोग किया, लेकिन ये तो आनंद दे रहा। हमने खोया, हम लोकप्रियता खो रहे हैं, हम काम खो रहे हैं, और हमें मिल क्या रहा? आनंद। तो उसको लगा कि नहीं, आनंद जो सुख है वो एक ही नहीं है, पाना ही सुख नहीं है, खोना भी क्या है? सुख है, खोना भी सुख है। इसलिए उसने अपने विचारों में बाद में बदलाव किया, और बाद में अपने गुरु के लगभग लगभग बातों पर उसने चीजों को देखना शुरू किया, और बाद में संशोधन किया कि खोना भी क्या है? सुख है। केवल पाना ही नहीं सुख है, खोना भी सुख है। तो इस तरीके से अवसाद से बाहर आने में उस महिला मित्र का बड़ा सहयोग रहा, और उसके बाद जब वो अवसाद से बाहर आया तो एक दूसरा मिल था। अब वो पहला वाला मिल नहीं, पहला वाला मिल खत्म हो चुका, अब वो एक अलग ढंग का एक नया मिल है। हमने कहा ना, हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जब वो दूसरा हो जाता है ना? एक ऐसा क्षण आता है जो उसे दूसरा कर देता है। बुद्ध थे, 12 वर्षों की तपस्या की। ज्ञान 12 वर्षों की तपस्या में होता है या एक क्षण में होता है? ज्ञान क्षण में ही आया होगा ना, कि 12 वर्षों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ रहा था और जाके 12 वर्षों में पूरा हुआ नहीं। तो व्यक्ति का बदलाव क्षण मात्र में होता है, केवल क्षण मात्र में। आप अपना एफर्ट करते रहिए, परिणाम क्षण मात्र की देन है। एक क्षण में परिणाम आ जाएगा, या कहो तो ना है। तो ज्ञान होने के लिए केवल एक क्षण की जरूरत होती है, जीवन में बदलाव आने के लिए एक क्षण की जरूरत होती है। परमहंस का नाम सुना? उनका नाम परमहंस क्यों है? क्योंकि उनके बदलाव में, उनके ज्ञान में, उनको ज्ञान देने का काम जो है वो हंसों से मिला था।
ऐसा ही अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन जा रहे थे, बदली भी बिल्कुल घेरी हुई थी, बदली छाई हुई थी, हल्की हल्की बारिश होने का मौसम था, हल्का अंधेरा छाया हुआ था, और एक हंसों का समूह जो है वो वहां से अपनी मस्ती में उड़ के गया। उन हंसों को देखकर इतना भाव विभोर हो गए, इतना प्रेम उमड़ आया, क्या उमड़ आया कि अचानक से मूर्छित हो पड़े, गिर गए, है ना। लोग दौड़े, नाम कुछ और था कि देखो बेहोश हो गया, पानी मुंह पे छिड़का गया, उठाया गया, कहा गया आप तो बेहोश हो गए थे। उन्होंने कहा हटो, अब तक मैं बेहोश था, अब तो मैं होश में आया हूं। अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या आनंद है प्रकृति में, और प्रकृति के साथ जीने में, आनंद लेने में क्या आनंद है। मैं तो फर्जी चीजों में लगा हूं, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ये बड़ा, वो छोटा, वो अमीर, ये गरीब, ये पाना, ये खोना, मैं तो इसमें लगा हूं। और सुख तो अलग ही है, प्रकृति का आनंद लेना। और प्रकृति दिन भर आनंद दे रही है, हम उसको नकारे जा रहे हैं और इस दुख में डूबे। अब तक मैं बेहोश था, अब तो मुझे क्या आया है, होश आया है। और वो जो होश में आया, जो दूसरा व्यक्ति था, वो नहीं था जो पहला था, अलग ही व्यक्ति हो गया। कितना टाइम लगा? क्षण मात्र, एक क्षण। बिजली कौंधती है ऐसा ज्ञान हो जाता है। देखा बिजली चमकते कभी? इतने देर में बिजली चमकती है, एक चमक बस आती है, और ज्ञान हो जाता है, बदलाव हो जाता है, आप वो नहीं रह जाते जो पहले थे। ऐसा ही हुआ किसके साथ? मिल के साथ। मिल के साथ ही चीजें तो चल रही थी, आनंद तो आ रहा था, लेकिन एक क्षण मात्र के लिए ऐसा हुआ कि वो मिल रहा ही नहीं जो पहला मिल था। अब तो बदतमीज हो गया। मिल कैसा हो गया? बदतमीज हो गया, पंक्चुअलिटी छोड़ दिया, 4 4 दिन तक गायब, टाइम पे काम नहीं हो रहा, बेंथम परेशान, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, झाड़ू फुकाओ, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, पागल तो नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाओ, काउंसलिंग कराओ। लेकिन वो तो वो मिल रहा ही नहीं, वो तो गुणात्मक मिल हो गया। गलत रास्ते पे कह रहे जा रहा है मिल अब तो, लेकिन असल में वो सही रास्ते पे अब जा रहा, अभी तक कहाँ था? गलत रास्ते पे। लेकिन इसका व्यवहार बदतमीजी का हो गया, गुरु के प्रति, पिता के प्रति बदतमीजी हो गई ना। पहले गुरु कहते थे कि कल ये चीज चाहिए, कल वो चीज मिल जाती थी। आज कल ये चीज चाहिए, पता लगा गर्लफ्रेंड के साथ बाहर। आजकल गर्लफ्रेंड कहते हैं महिला मित्र को, तो वो बाहर 4 4 दिन 5 5 दिन इंतजार किया जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा, काम दिया जा रहा है, ये काम करना, बदतमीजी कर रहा है ना। सोचो, व्यक्ति का व्यवहार इस बात से नहीं डिसाइड होता कि वो व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा है उसलिए गलत है। व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी डिमांड के लिए होता है ना। व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा होता है उसके पीछे क्या होता है? कोई ना कोई डिमांड होती है। मिल का ये बदतमीजी का व्यवहार के पीछे क्या है? एक डिमांड है। वो डिमांड है अपने महिला मित्र के साथ टाइम व्यतीत करना। और जब तक इधर बदतमीजी नहीं करेगा, जा नहीं पाएगा। क्या अगर इधर सम्मान करना शुरू कर दे तो काम में भी जी आनंद छूट जाएगा। एक कहानी है ना, छोटी सी, कभी शायद सुनाया भी हो, सुनाया हो शायद। तोता, एक महिला रहती है, अकेली रहती है बेचारी। तो जो अकेली महिला है वो कुछ दिन तक अकेली रहती है, तो उसका मन ऊब जाता है। एक दिन वो रास्ते में जा रही होती है, तो एक तोता बेचने वाला मिलता है, और वो उस महिला से कहता है कि आप जो है आ, ये तोता मेरा खरीद लीजिए, और ये तोता आपका बड़ा साथ देगा। तो उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तोता से बात करती है, तो तोता बढ़िया बात बात करता है उससे, थोड़ा गीता उता बाइबिल वाइबिल सुनाता है, अच्छी अच्छी लाइनें बोलता है, दार्शनिक लाइनें बोलता है। तो महिला को भी, चूंकि बुजुर्ग महिला थी, पसंद आ जाता है, तोता तोता ले लेती है, तोता लेके घर चली जाती है। अब तोता को घर में ले गई, सुबह सुबह तोता उठता, बढ़िया बाइबिल की लाइनें सुनाता, ज्ञान की बातें करता। महिला का भी मन लगने लगा, बढ़िया मन लग रहा है एकदम आसानी से, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक चल रहा था।
एक दिन क्या हुआ कि महिला के घर एक रिलेटिव आया, एक रिश्तेदार आया, और जैसे रिश्तेदार आया, रिश्तेदार ने कहा होगा हेलो तोते। अब तोते ने गाली बकनी शुरू कर दी उसको, बदतमीज चोर चोरकट कहीं के, यहाँ आ गया, लूटने आया है, खरी खोटियां सुनाने लगा। अब वो गया, वो महिला से कह रहा कि आपका तोता बड़ा बदतमीज है। उसने कहा मेरे तोते से अच्छा संस्कार तो किसी के पास है ही नहीं। तोता मेरे सुबह सुबह बाइबल की लाइनें बताता है, कुरान बताता है, हदीस बताता है, गीता बताता है, रामायण बताता है, उससे ज्ञानी कोई नहीं है। आज तक उसने मेरे से तो कोई बदतमीजी नहीं की, कहने मेरे से बदतमीजी कर रहा, मुझे गालियां बक रहा, कह रहा भाग जा यहाँ से, गोली मार दूंगा। तो महिला को लगा कि चलो शायद कुछ बदमाशी करी हो रिलेटिव ने। तो खैर रिलेटिव विदा हो गए। 4-5 दिन बाद फिर कोई रिलेटिव आया, उसको भी आते गाली देना शुरू कर दिया, तुम फिर से आ गए, तुम दूसरे हो, क्यों आए रहे इधर, भाग, हाँ चोरकट कहेंगे। उसने महिला से शिकायत करी, और जब महिला साथ आए तो चुप हो जाए, और महिला से कभी उसने बदतमीजी नहीं करी। तो ऐसा 3-4 इंसिडेंट्स हुआ, तो महिला को लगा कि नहीं कुछ तो है। तो महिला भाई जाएगी डॉक्टर के पास ना। तो उस समय के डॉक्टर जो हुआ करते थे वो पादरी हुआ करते थे। चर्च में गई, चर्च में जाकर उसने बताया कि भाई मेरा एक तोता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, कमाल की बातें करता है, आध्यात्मिक बातें करता है, कभी उसने बदतमीजी नहीं की। लेकिन जब कोई बाहर से आ जाता है तो उसको बड़ी गालियां बकता है। इसकी आदत में ये बाहरियों को बहुत गाली देता है। अब तो मैं तंग आ गई हूँ, कहीं बाहर लेके भी निकलती हूँ, जिसको देखता है उसी को शुरू कर देता है। अब भाई पादरी थे, आदमियों को काउंसलिंग देने का तो ज्ञान था, तोते की काउंसलिंग कैसे करेंगे? नहीं, तोते की तो काउंसलिंग आती नहीं थी उनको। फिर उनको अचानक से याद आया कि यार मेरे यहाँ एक तोती है ना, और मेरी जो तोती है वो बड़ी संस्कारी, वो दिन भर बाइबल पढ़ती, दिन भर ज्ञान की बातें करती है, और मेरी भी बातें सुन सुन के उनको बिल्कुल कंठस्थ है, तो वो दिन भर अच्छा बिल्कुल अच्छाई में लगी रहती है ना। तो उसको लगा एक ये बात ठीक हो सकती है कि मैं उस तोते की काउंसलिंग किसको दे दूं, तोती को दे दूं, तोती समझाएगी। अब भाई उसका तोता ले आया गया, तोती से मुलाकात कराई गई। अब तोती ने उसको समझाना शुरू कर दिया, तोती ने ज्ञान देना शुरू कर दिया, वो सुधरना शुरू हो गया। धीरे 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 चीजें ठीक होती रही, और अब उस तोते को तोती से प्रेम हो गया, तोती को तोते से प्रेम हो गया। अब धीरे धीरे तोता सुधरने लगा, तोती बिगड़ने लगी, है ना। तो बड़ी समस्या। फिर उसके बाद पादरी आए, पादरी ने कहा कि क्या सुनने को मिल रहा है, तुम बदतमीजियां कर रही हो, सुना हमने तुम्हें प्रेम हो गया इस बदतमीज तोते से, तुम तो बड़ी सात्विक थी, तुम्हारे जैसा तो सात्विक मैंने देखा नहीं, इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, तो ये तुम्हारा बिहेवियर बदल कैसे गया, आखिर तुम ऐसा क्यों करती थी तब जब तुम बदतमीज खुद ही हो? तो कह रही थी मैं इसीलिए करती थी, ये जो इतना बढ़िया व्यवहार करती थी वो इसीलिए करती थी कि कोई तोता मिल जाए। तोते से पूछा तुम, कहा मैं भी बदतमीजी इसीलिए कर रहा था कि कम से कम कोई तोती मिल जाए। तो हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को साधने के लिए अपना अपना बिहेवियर रखता है ना। तोती इतनी सात्विक थी, वो यही चाहती थी, तो उसने अपने हित साध्य के लिए अच्छा व्यवहार चुना, और इधर तोते ने बुरा व्यवहार चुना कि कम से कम एक घर में ही हमसे ज्ञान सुनते रह जाएंगे, फिर ऐसे तो मेरा जीवन ऐसे ही अकेले निकल जाएगा, तो लाओ बदतमीजी करते हैं। तो उसकी बदतमीजी के पीछे एक उद्देश्य था, और तोती के सात्विकता के पीछे भी एक उद्देश्य था कि काश कभी कोई बदतमीज तोता काउंसलिंग के लिए मिलेगा, इसलिए उसने खूब अच्छा व्यवहार अपना बना के रखा। तो दोनों के व्यवहार अपने उद्देश्य अपने हित साध्य के लिए थे, तो उनका जो व्यवहार है वो वास्तव में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है ना। अब उस व्यवहार से आप गलत सही का निर्णय नहीं कर सकते। इसी तरीके से तैयारी के दौरान कुछ बदतमीज टाइप के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे मिलते हैं,
कुछ बड़े सात्विक टाइप के मिलते हैं। असल में इन दोनों का उद्देश्य क्या है? अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अब एक को बदतमीजी से मिल रहा है अपना लक्ष्य, एक को सात्विकता से मिल रहा है, तो अपने अपने लक्ष्य को साध रहे हैं। अपना लक्ष्य साधना था सुख की प्राप्ति, मिल को, अब मिल को तोता बनना पड़ा, बदतमीजी करनी शुरू करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। तो उसकी बदतमीजी गलत थी सही थी? उसके लिए सही थी, क्योंकि वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। तोते की बदतमीजी भी उधर क्या हो गई थी? ठीक हो गई थी, जो चाहिए था वो मिला उसे, है ना। तो बिहेवियर्स के आधार पर आप किसी को सही या गलत नहीं ठहरा सकते। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये आप नहीं जानते। इसलिए संसार में, दुनिया में हर व्यक्ति किसी के व्यवहार के आधार पर उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देता है ना। लेकिन वो उसका व्यवहार वैसा क्यों है, ये हॉब्स से पूछो। हॉब्स कहेगा टारगेट बदल दो, व्यवहार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक। तो मिल के साथ भी ऐसा था, मिल बदतमीज होने लगा था, लेकिन मिल अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगा रहा, और कुछ समय बाद मिल ने विवाह भी कर लिया। उसी महिला मित्र के साथ विवाह किया, आजीवन साथ रहा। तब जाके उसे ये पता लगा कि वास्तविक सुख स्वतंत्रता है, परतंत्रता। जब किसी के अंदर आप काम करते हैं तब आपको सुख नहीं मिलता। सुख तब मिलता है जब आप स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि उसने उस स्वतंत्र का अनुभव किया, और बाद में उसने एक पुस्तक लिखी, ऑन लिबर्टी। कौन सी पुस्तक लिखी? ऑन लिबर्टी। ऐसे ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर एक निबंध। और ये पुस्तक स्वतंत्रता के स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बनी। इसीलिए हम मिल को नकारात्मक स्वतंत्रता का मसीहा कहते हैं। कौन सी स्वतंत्रता का? नकारात्मक, बदतमीजियां करके जो स्वतंत्रता उसको मिली, उसका मसीहा है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मसीहा बना। और मिल ने बताया कि उपयोगिता द्वितीयक है, स्वतंत्रता प्राथमिक है। इनका गुरु बेंथम कहता है कि अगर सुख स्वतंत्रता को खोने में मिले तो स्वतंत्रता खो देनी चाहिए, अगर परतंत्रता में सुख मिला तो परतंत्रता एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सुख और उपयोगिता सब द्वितीयक है, प्राथमिक क्या है? स्वतंत्रता। क्योंकि जब हम स्वतंत्र होंगे तभी सुख का अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा परतंत्रता में सुख नहीं मिलता। तुलसीदास भी सहमति रखते हैं मिल के साथ, पराधीन सपने सुख नहीं। परतंत्रता में सपने में भी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए मिल से मैच करता है किसका विचार? तुलसीदास जी का विचार बिल्कुल मिल से मैच करता है। इसलिए मिल कहता है स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक है। ठीक। और इस तरीके से मिल आगे बढ़ता है। फिर बाद में मिल को एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम करती है, उसमें पत्राचार का काम मिल जाता है। पत्राचार विभाग में काम मिल जाता है। मिल पत्राचार विभाग में कुछ दिन काम करता है। भारत में क्रांति हो जाती है 1858 की और 1857 की। 1857 की क्रांति के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है, और ऐसे में कंपनी का वहां भी जो काम रहता है बंद हो जाता है। कंपनी का वो विभाग बंद हो जाता है जो भारत के पत्राचार का विभाग था, लिहाजा मिल बेरोजगार हो जाता है। इसलिए मिल फिर नेतागिरी में चला जाता है, और बाद में मेयर भी चुना जाता है, नेता भी बनता है। और साथ ही साथ भारत के चूंकि पत्राचार का विभाग उसको मिला था, इसलिए भारतीय राजनीति पर भी उसने बढ़िया काम किया है। भारतीय राजनीतिक दलों पर भी उसने बढ़िया काम किया है। भारतीय संविधान पर भी उसने टिप्पणियां लिखी है। किसने? जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल अपना विचार देता है और अपने विचार में बहुत सारे संशोधन करता है। किसके विचार में? बेंथम के विचार में। और बेंथम के विचार में संशोधन करते हुए एक नए तरीके से उपयोगितावाद को स्थापित करता है। और ऐसा माना भी जाता है कि उपयोगितावाद का व्यवहारिक सर्वस्वीकार्य स्वरूप किसने दिया? मिल ने दिया। तो मिल का जो विचार है वो क्या क्या है, कितना है, कैसा है, इस बात को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो आपको लिखना है जे.एस. मिल का विचार। ठीक। तो जे.एस. मिल पता लग गया ना क्या है क्या नहीं है। चले, मिल का विचार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो जे.एस. मिल है, उस जे.एस. मिल के विचारों पे प्रभाव किस तरीके का है। अक्सर होता है ना, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का दास होता है, अपने समय का दास होता है। उसके समय में जो चीजें होती हैं वो ये बताती हैं, उसके समय की चीजें बताती हैं कि क्या उसके साथ अच्छा है, क्या उसके साथ बुरा है, उसका व्यवहार किसी अन्य रूप में क्यों है और किस ढंग से है। इसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस बात को देखने का हम लोग
प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिल के विचारों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां। नोट करिए, मिल के विचारों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां। 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 ठीक है, पहली परिस्थिति अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति है। पहली परिस्थिति लिखेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पहली परिस्थिति है, औद्योगिक क्रांति। दूसरी परिस्थितियां है मताधिकार का विस्तार। दूसरी परिस्थिति है मताधिकार का विस्तार। औद्योगिक क्रांति और दूसरा जो कारण है वो है मताधिकार का विस्तार। मताधिकार का विस्तार। मताधिकार का विस्तार। तीसरा है उसके गुरु बेंथम का प्रभाव। तीसरा क्या लिखेंगे? बेंथम का प्रभाव। 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 ठीक है ना? तो जो बेंथम था उसके कुछ प्रभाव जो थे उसने प्रभावित किया इसके विचारों को। उस समय जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने भी प्रभावित किया इसके विचारों को, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से शोषण चरम पे हो गया, व्यक्तिगत संपत्ति चरम पे हो गई और बड़ी प्रताड़ना शुरू हो गई। दूसरा मताधिकार का विस्तार। इसके समय में मताधिकार का विस्तार हुआ। इसको लगता क्या था मिल को ये लगता था कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार का विस्तार हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मताधिकार मिलने का फायदा ये होगा कि लोग डिसाइड करने लगेंगे कि सरकार कैसी होगी, और जब लोग डिसाइड करने लगेंगे कि सरकार कैसी होगी तो शायद सबके लिए समाजवादी काम हो जाए, हर व्यक्ति के लिए काम होगा, किसी का कोई शोषण नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मताधिकार का विस्तार हुआ, अभी तक क्या होता था कि पूंजीपति सर्वहारा का शोषण कर रहे थे। अभी जब मताधिकार बढ़ गया तो पूंजीपति अल्पसंख्यक थे और सर्वहारा बहुसंख्यक था। अब जब मताधिकार सबको मिल गया तो सर्वहारा इंपॉर्टेंट हो गया और पूंजीपति कमजोर हो गया, और अब सर्वहाराओं के द्वारा वही काम किया जाने लगा जो कभी पूंजीपति के द्वारा किया जाता था। अभी तक पूंजीपति शोषण करता था सर्वहारा का, अब सर्वहारा शोषण करने लगा है किसका? पूंजीपति का। मतलब मताधिकार के विस्तृत होने के बावजूद भी शोषण नहीं बदला, बस शोषण का पक्ष बदल गया। अभी अल्पमत के द्वारा बहुमत का शोषण होता था, मताधिकार बढ़ने के बाद बहुमत के द्वारा अल्पमत का शोषण शुरू हो गया। तो शोषण तो नहीं खत्म हुआ ना, इसलिए इसका विचार जो था वो लोकतंत्र के प्रति भी कुछ ठीक नहीं था, है ना। मिल लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार कहता है। क्या कहता है? बहुमत का अत्याचार। लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार बताता है। कहता है लोकतंत्र में कुछ जो अल्पमत हैं उनका शोषण होता है, किसके द्वारा? बहुमत के। तो अत्याचार पहले भी था और बदली हुई परिस्थितियों में भी क्या हो गया है? अत्याचार ही हो रहा है। इसलिए इसने देखा कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा था इसके खुद गुरु बेंथम का, बेंथम की उपयोगितावादी विचार का। तो सबसे पहला जो काम ये करेगा वो अपने गुरु के उपयोगितावाद में संशोधन का काम करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो इसने सबसे पहले काम क्या किया कि बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में जो आधारभूत सुधार थे उस आधारभूत सुधार को मिल ने करने का काम किया। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मिल ने क्या क्या बदलाव किए अपने गुरु बेंथम के उपयोगितावाद में। ठीक, नोट करिए, लिखिए लिखिए, पहले पैराग्राफ लिख लीजिए फिर पॉइंट पे आ जाएंगे। लिखिए बेंथम मिल पर सबसे अधिक प्रभाव
मिल पर सबसे अधिक प्रभाव, मिल पर सबसे अधिक प्रभाव। उसके गुरु वेंथम का पढ़ा था, वेंथम का पढ़ा था, बेंथम का पढ़ा था, बेंथम का पढ़ा था। किंतु मिल के स्वयं का अनुभव, किंतु मिल के स्वयं का अनुभव, किंतु मिल के स्वयं का अनुभव, किंतु मिल के स्वयं का अनुभव बेंथम के सभी विचारों को, बेंथम के सभी विचारों को स्वीकार नहीं करने दे रहा था। मिल का स्वयं का अनुभव बेंथम के सभी विचारों को स्वीकार नहीं करने दे रहा था, स्वीकार नहीं करने दे रहा था। यही कारण है कि, यही कारण है कि मिल ने अपने गुरु के विचारों को, मिल ने अपने गुरु के विचारों को समयानुकूल बनाने के लिए, मिल ने अपने गुरु के विचारों को समयानुकूल बनाने के लिए, समयानुकूल को क्या कहते हैं, प्रासंगिक, है ना, रेलेवेंट बनाने के लिए, समयानुकूल बनाने के लिए, समयानुकूल बनाने के लिए कुछ आधारभूत परिवर्तन किए, कुछ आधारभूत परिवर्तन किए, कुछ आधारभूत परिवर्तन किए, कुछ आधारभूत परिवर्तन किए जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है, ठीक है, जो निम्न है। तो ये जो परिवर्तन था ये विरोध नहीं था, बल्कि ये क्या था, पूरकता थी। बेंथम का विचार को मिल ने गलत नहीं बताया, बल्कि बेंथम के विचार को मिल ने अधूरा बताया और मिल ने उसमें क्या किया, सुधार किया, उसे पूरा करने का प्रयास किया। तो अगर कभी आपको बेंथम और मिल के विचारों में पूछा जाए या साफ साफ पूछा जाए कि बेंथम के विचारों का विरोधी था मिल, और कौन कौन से विचार विरोध में थे स्पष्ट कीजिए, तो ये स्पष्ट करने से पहले कि कौन कौन से विचार विरोध में थे, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वो इनका विरोधी नहीं है, बल्कि अपने गुरु को पूर्ण बनाने के लिए उसने उनके विचारों में कुछ चीजों को और ऐड किया, और जो बातें समयानुकूल नहीं थी, जो इरिलेवेंट हो गई थी, अप्रासंगिक हो गई थी, उन विचारों को उसने हटा दिया। ठीक, तो विरोध के लिए नहीं, पूरकता के लिए और ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए। पहला लिखिए, पहला लिखिए, मिल ने कहा कि सुखों का सही मूल्यांकन, सुखों का सही मूल्यांकन मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए। सुखों का सही मूल्यांकन मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए। इस संबंध में मिल लिखता है गुणात्मक होना चाहिए। आप भी समझ रहे हो ना, अगर मात्रात्मक मानक होगा तो क्या होगा, पुष्पिन बजाना और काव्यास्वादन एक कोटि के माने जाएंगे। लेकिन मिल क्या लिखता है, देखिए मिल लिखता है कि समाज साधुओं का हो अथवा भेड़ियों का, समाज साधुओं का हो अथवा भेड़ियों का मानक साधुपन ही होना चाहिए, मानक साधुपन ही होना चाहिए, मानक साधुपन ही होना चाहिए, है ना, मानक क्या होना चाहिए, साधुपन ही होना चाहिए, साधुपन ही होना चाहिए। दूसरी लाइन, दूसरा कोट है, पॉइंट मत बनाना, यही जो बात है इसी बात को एक दूसरे रूप में लिखता है, बड़ा फेमस है, कई बार प्रश्न भी पूछा है।
देखिए, मिल कहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही मिल कहता है कि एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा, एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा, एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा, नोट कर रहे हैं आप लोग? अम्बिका, रुखसार, नोट कर रहे हो आप लोग? आवाज जा रही मेरी आप लोगों तक? हाँ, आवाज जा रही मेरी आप लोगों तक? मैंने आपका ऑडियो भी ऑन किया हुआ है, आप बोल भी सकते हैं, आवाज आएगी। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा आपने? एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा असंतुष्ट सुकरात होना है। एक संतुष्ट मूर्ख होने से अच्छा असंतुष्ट सुकरात होना है। असंतुष्ट सुकरात होना है। असंतुष्ट सुकरात होना है। या इसको एक दूसरी भाषा में भी लिखा जाता है, नीचे लिख लो, एक और बात लिख लो इसी को। एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा, एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा असंतुष्ट मानव होना है। एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा, सूकर भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा, सुअर अच्छा नहीं लगता। एक संतुष्ट सूकर होने से अच्छा असंतुष्ट मानव होना है। असंतुष्ट मानव होना है। असंतुष्ट मानव होना है। ठीक, ठीक है ना? दूसरा लिखे, नहीं इसी को पूरा कर लीजिए। लिखिए, गुणात्मक सुख का आधार, गुणात्मक सुख का आधार, गुणात्मक सुख का आधार मिल नैतिकता को मानता है। गुणात्मक सुख का आधार मिल नैतिकता को मानता है। गुणात्मक सुख का आधार मिल नैतिकता को मानता है। मिल लिखता है कि सुख आत्मिक और मानसिक है। सुख आत्मिक और मानसिक है, जो भौतिक सुखों से श्रेष्ठ हैं। जो भौतिक सुखों से श्रेष्ठ हैं। है ना? मिल लिखता है, लिखना नहीं है, मिल लिखता है कि वास्तविक जीवन वो है जिसमें हम दुख उठाकर निम्न सुखों का त्याग कर उच्च सुखों की प्राप्ति करें। ये वास्तविक जीवन है, न कि छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे छोटे छोटे सुख क्या है? छोटे छोटे सुख हैं, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इन छोटे छोटे सुखों, बल्कि इन छोटे छोटे सुखों का त्याग कर दें, दुख उठा लें। मुतस्सिर वाला, मनोज मुतस्सिर, नाम सुना आप लोगों ने? कौन है? हाँ, सिंगिंग नहीं करते, गाने लिखते हैं, जज भी बनते हैं, गाने लिखते हैं। और ये व्यक्ति यहीं अमेठी का रहने वाला है। गौरीगंज नाम सुना होगा, मुख्यालय है अमेठी जिले का, वहीं के रहने वाले हैं। सामान्य परिवार से, लिखने का बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लिखते थे, इसलिए इनको लगा कि मुझे गाने लिखने हैं। यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में भी तो लिख सकते थे, नहीं ना? भाग के चले गए कहाँ? मुंबई। 2 साल तक ये व्यक्ति भिखारियों के साथ रहा। भिखारियों के साथ सोना खाना सब कुछ भिखारियों के साथ होता था। और जो लिखते थे वो बॉलीवुड में पहुंचा आते थे किसी न किसी के यहाँ। लोग पढ़ते थे, जानते थे, लेकिन चूंकि कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं, इसलिए 2 साल तक भिखारियों के बीच में रहना पड़ा। भिखारियों से मिले भोजन को ही खाते थे, काम धाम था नहीं। छोटे छोटे सुख तो पा सकते थे ना। भोजपुरी में पवन सिंह को ले जाके दे देते गाने, ये मैंने गाना लिखा है। नहीं, चाहिए क्या? उच्च सुख।
श्रेष्ठ सुख, आत्मिक सुख, क्योंकि हम एक स्टैंडर्ड लिख सकते हैं और वो स्टैंडर्ड पूरे देश को सुनना चाहिए। इनका लिखा हुआ पढ़ने को एक बार मिला अमिताभ बच्चन को, बड़े प्रभावित हुए। उनको लगा ये व्यक्ति बड़ा अच्छा लिखता है। उनको थोड़ी पता है कि भिखारियों के बीच में रहता है। गलियां तेरी गलियां किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा है। नहीं, क्यों गलियों में रहते थे भिखारियों के बीच, फुटपाथ पे। तो अमिताभ बच्चन ने इन्हें बुलाया कि कौन बनेगा करोड़पति 2 के लिए थीम सॉन्ग लिखना है। तो ये व्यक्ति पहली बार अमिताभ बच्चन से मिलने गया। सोचो, और भी मिल सकता था ना। सबसे पहले किससे मिलने गया? पहला काम ही किसने दिया? अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय सेशन के लिए कि लिखिए कुछ बढ़िया, कि मजा आ जाए, मोटिवेशन आए। पूछा इनसे कि आपने बहुत कुछ लिखा, इन्होंने बहुत कुछ दिखाया भी। उन्होंने कहा मुझे सब पसंद है। ऐसे लेखक मिलते नहीं है, बड़ा अभाव है। इस समय में भी आपके अंदर वो पुराने लेखन को आपने जीवित रखा है। इनको टेंडर मिला, और जब ये मिलने जा रहे थे अमिताभ बच्चन से, तो इनके पास पैंट नहीं था, जीन्स पैंट, जूते नहीं थे। भिखारियों ने 20 रुपए का जूता खरीद के दिया था तैयार होके जाने के लिए, और 20-25 रुपए की ही इन्होंने शर्ट खरीदी थी और जीन्स पैंट खरीद के पहन के अमिताभ बच्चन से मीटिंग करने गए थे आदमी। आज इस व्यक्ति के पास रोल्स रॉयस है, ऑडी है, मर्सिडीज है, अपना बंगला है, अपना फार्म हाउस है, एक बड़ा नाम है ना? अवार्ड मिलता है। आजकल एक सीरीज चला रहे हैं हिंदुत्व के जागरण के लिए, यूट्यूब पे डालोगे तो आपको मिलेगा, है ना? मन का काम, बौद्धिक काम। छोटे छोटे सुख भी तो ले सकते थे, भोजपुरी में लिख लेते, बवाल हो रहा है, भूकंप आ गया। नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना? छोटे छोटे सुखों का त्याग करके, दुख उठाकर उच्च सुख की प्राप्ति, है ना? कौन कह रहा है? मिल। छोटे छोटे सुखों के पीछे मत भागो। उदाहरण दे सकते हैं। तो मिल ये बताना चाह रहा है कि सुख गुणात्मक होना चाहिए, है ना? और अगर ये लग जाते भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो लगता है आज इनको देश सुन पाता? नहीं ना, देश नहीं सुन पाता। अभी एक केसरी का गाना बड़ा फेमस हुआ था, केसरी मूवी, अक्षय कुमार की। नहीं, कौन सी जो किसी ने बड़ा खींच के गाया है? बी प्राक ने गाया है। किसने लिखा है? मनोज भूतस्य। जितने अच्छे गाने आजकल चल रहे हैं, जो लोगों के यहां तक पहुंच रहे हैं, वो सारे गाने देख लेना किसने लिखा है? मनोज मुतस्सिर ने लिखा, जो यहां टच करते हैं, है ना? ये पहुंच पाता? ये भोजपुरी वाले गाते? नहीं गाते ना। तो छोटे छोटे सुखों का त्याग कर, दुख उठाकर श्रेष्ठ सुखों तक पहुंचा जा सकता है। मनोज मुतस्सिर मिल के सबसे अच्छे भक्त के रूप में देखे जा सकते हैं, है ना? और आज भी वो व्यक्ति वही कर रहा जो उसका मन है। आज भी ये व्यक्ति यूनानी दर्शन पढ़ रहा। मतलब यूनानी दर्शन पढ़ने का मतलब होता है अपना प्राचीन दर्शन पढ़ना। पुनर्जागरण पे लगा हुआ, बता रहा है कि हमारी चीजें कितनी श्रेष्ठ हैं, और हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, हर चीज के पीछे एक पॉजिटिव लक्ष्य है। आज आपको अवेयर करने का प्रयास कर, और जितना प्रयास ये व्यक्ति यूट्यूब में फ्री में आपको अवेयर करने में कर रहा है, उतना तो ये व्यक्ति गाने फिर लिख के और भी कमा सकता है ना। लेकिन नहीं, गुणात्मकता प्राथमिक। सुख का मानक क्या होना चाहिए? गुणात्मक कि मात्रात्मक? गुणात्मक, है ना? आज भी शिल्पी राज के गाने 10 दिन चलते हैं, 4,000 रुपए में गाने मिल जाते हैं शिल्पी राज के, है ना? समझो तो, छोटे छोटे। हाँ, नहीं जानते? सिंगर है भाई। पूरी भोजपुरी में 10 गाने आते हैं तो 8 गाने शिल्पी राज के होते हैं। चलो, आप लोग क्या ज्यादा अवेयर नहीं रहते ना चीजों से, नहीं? हाँ, तो दूसरे के पूछ लें, दूसरे में भी ऐसे ही है ना? हाँ, वो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप तो सब कुछ जानते ही ना। आप मनोज मुतस्सिर को जानते थे ना,
सुन रखा है। चले, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग राइटर हैं, बढ़िया। देखो यहाँ पे रुखसार बता रही हैं कि जानते हैं। ठीक, हाँ, सॉन्ग राइटर हैं। तो कुल मिला के मिल को सबसे अच्छे से किसी ने एक्सेप्ट किया है, तो किसने? दुख भी उठाया, छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, आज श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति। तो नैतिक जीवन ही क्या है? श्रेष्ठ सुख है। नैतिक जीवन ही क्या है? गुणात्मक सुख है। ये उसी की बात कर रहा है कि सुख का मापक क्या होना चाहिए? गुणात्मक, न कि मात्रात्मक। सांप सीढ़ी खेलने से सुख नहीं मिलेगा, बल्कि सांप सीढ़ी खेलना है तो हमारी क्लास देख लो, ज्यादा अच्छा, ज्यादा सुख मिल जाएगा। गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, साहित्य पढ़ लो, नॉवेल पढ़ लो, नाटक पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो, वो आपको ज्यादा आनंद देगा अपेक्षाकृत आजकल मोबाइल पे आता 3 पत्ती खेल लो। नहीं, 3 पत्ती खेलने से, पबजी खेलने से ज्यादा अच्छा है कि कुछ रचनाएं जो आज के लोगों की है उसको पढ़ लिया जाए। तो सुख की प्राप्ति पबजी से नहीं, बल्कि लिटरेचर पढ़ के ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, ये कहता है गुणात्मक सुख। एक परिवर्तन किया कि मात्रात्मकता के स्थान पर मानक किसको बना दिया? गुणात्मकता को। भौतिकता के स्थान पर मानक किसको बना दिया? नैतिकता को। ठीक, दूसरी बात, दूसरा जो परिवर्तन है वो ये है, मिल सुख का मापक, मिल सुख मापक गणना विधि को स्वीकार नहीं करता। मिल सुख, दूसरा नोट करिएगा, मिल सुख मापक गणना विधि को स्वीकार नहीं करता। सुख मापक गणना विधि को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि सुख दुख अनुभूति करने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। गणना विधि को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है सुख दुख अनुभूति का विषय है, माप करने का नहीं, माप करने का नहीं। सुख दुख अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है, माप करने का नहीं, माप करने का नहीं। और इसकी माप भी कौन कर सकता है? जो सुख दुख दोनों को जानता हो ना। ये तो कह रहा है सुखी सुख, दुख तो छूने को नहीं मिला तब तो कह रहा है सुख दुख की गणना नहीं हो सकती। ये कोई विजुअल चीज नहीं है कि तराजू पे डाल के तोड़ लो, इनविजिबल चीज है। इसको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। मतलब गणना विधि जो है वो बिना मतलब की है। अगला, राज्य, राज्य राजनैतिक संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन है। बेंथम क्या मानता था? राजनैतिक संगठन राज्य को। ये कहता है राज्य एक राजनैतिक संगठन नहीं बल्कि नैतिक संगठन है। राज्य राजनीतिक संगठन नहीं, एक नैतिक संगठन है, एक नैतिक संगठन है। व्यक्ति का उद्देश्य, व्यक्ति का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। व्यक्ति का उद्देश्य, व्यक्ति का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। और राज्य का लक्ष्य सुख प्राप्ति में सहायता देना। व्यक्ति का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है। और राज्य का लक्ष्य, राज्य का लक्ष्य सुख प्राप्ति में सहायता देना है। सहायता देना है। किंतु उसी में लिखिए, किंतु मनुष्य सुख के साथ साथ, मनुष्य सुख के साथ साथ, किंतु मनुष्य सुख के साथ साथ अपना उच्चतम विकास भी करना चाहता है। अपना उच्चतम विकास भी करना चाहता है। जो मनुष्य के उत्कर्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। जो मनुष्य के उत्कर्ष जीवन का, जो मनुष्य के उत्कर्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, जो मनुष्य के उत्कर्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है,
और वह है नैतिक विकास। और वह है नैतिक विकास। और राज्य का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य इसी चरम नैतिक विकास की प्राप्ति है। राज्य का उद्देश्य इसी चरम नैतिक विकास, राज्य का उद्देश्य इसी चरम नैतिक विकास की प्राप्ति कराना है। प्राप्ति कराना है। प्राप्ति कराना है। प्राप्ति कराना है। इसलिए राज्य कैसा संगठन हो जाएगा? नैतिक संगठन हो जाएगा, क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है? चरम नैतिक विकास प्राप्त कराना। इसलिए राज्य एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि नैतिक संगठन है। अगला, मिल लिखता है उपयोगिता का इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। उपयोगिता का इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। उपयोगिता का इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं है, उदाहरण से समझ में आएगा। उपयोगिता का इतिहास सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसका अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में पाना ही सुखकारी नहीं है। हर परिस्थिति में एक ही चीज सुख प्रदान करे यह भी जरूरी नहीं है। जो सुख पाने का कारण है वही चीज दुख पाने का भी कारण हो सकती है। वेंथम के विचारों में पाना ही सुख है, मिल के विचारों में खोना भी सुख है। वेंथम के विचारों में किसी वस्तु की प्राप्ति सुख है, मिल के विचारों में किसी वस्तु का त्याग भी सुख है ना? लिख सकते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए केवल किसी वस्तु की प्राप्ति ही सुख नहीं है। उदाहरण के लिए केवल किसी वस्तु की प्राप्ति ही सुख नहीं है, बल्कि बहुत बार वस्तुओं का त्याग भी सुख प्रदान करता है। बहुत बार वस्तुओं का त्याग भी सुख प्रदान करता है। सुख प्रदान करता है। कई बार वस्तुओं का त्याग भी सुख प्रदान करता है। इसका मतलब प्राथमिक क्या है? सुख की उपयोगिता, सुख। और सुख का आधार क्या है? स्वतंत्रता। इसलिए बाद में कहेगा कि स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक है ना? सुख और स्वतंत्रता एक ही बात है। सुख और स्वतंत्रता क्या है? एक ही बात है। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता की प्राप्ति। अगला लिखो, सामाजिक संस्थाएं मानव हित का परिणाम नहीं। सामाजिक संस्थाएं मानव हित का परिणाम नहीं बल्कि इच्छा का परिणाम है। सामाजिक संस्थाएं मानव हित का परिणाम नहीं बल्कि इच्छा का परिणाम है। मानव हित का परिणाम नहीं बल्कि इच्छा का परिणाम है। किसका परिणाम है? इच्छा का। मतलब हमारी इच्छाएं हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं, न कि, जबकि वेंथम क्या कहता है? कोई भी व्यवस्था इसलिए है क्योंकि उपयोगी है, और उपयोगी नहीं है तो नहीं है। ये कह रहा है उपयोगी हो चाहे न हो, हमारी इच्छाओं के कारण वो संस्थाएं हैं। अगला, आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थक है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थक है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया किसने? मिल ने। जबकि वेंथम
समर्थन किया, है ना। लिखिए जबकि वेंथम, लिख लीजिए क्योंकि इतना लिख के छोड़ देंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जबकि वेंथम आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को देता है। जबकि वेंथम आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण स्वतंत्रता व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को देता है। फुल स्टॉप देके आगे लिखिएगा जितने भी उपयोगितावादी हैं वो सभी व्यक्तिवादी हैं, वे सभी व्यक्तिवादी हैं। जितने भी उपयोगितावादी हैं वो सभी व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं। किंतु मिल, और व्यक्तिवाद क्या चाहता है? व्यक्ति को खुला छोड़ दो ना। व्यक्ति के प्रत्येक परिस्थितियों में क्या चाहिए? स्वतंत्रता। किंतु मिल एक निश्चित सीमा तक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। एक निश्चित सीमा तक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। अर्थात मिल उपयोगितावाद में व्यक्तिवाद के साथ साथ, अर्थात मिल उपयोगितावाद में व्यक्ति के साथ साथ, व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद का भी समावेश करता है। व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद का भी समावेश करता है। व्यक्तिवाद के साथ साथ समाजवाद का भी समावेश करता है। समाजवाद का भी समावेश करता है। समाजवाद का भी समावेश करता है। कोई समस्या है? लग रहा ना कि मिल वेंथम के विचारों में चीजों को क्या कर रहा? ऐड कर रहा। मिल ने व्यक्तिवाद का विरोध नहीं किया, लेकिन साथ में क्या कर दिया? समाजवाद को जोड़ दिया। मिल ने निरपेक्षता का विरोध नहीं किया, सापेक्षता को भी जोड़ दिया। मिल ने मात्रात्मकता को हटाया नहीं, गुणात्मकता को जोड़ दिया। मिल ने भौतिकता का त्याग नहीं किया, नैतिकता को जोड़ दिया। तो जो जो उसे कमियां लग रही हैं उन कमियों में वो क्या कर दे रहा है? एडिंग कर दे रहा है और पूरा करने का प्रयास कर रहा है। मिल, अगला, मिल स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक महत्व देता है। जबकि आप लोगों को मैंने वेंथम पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि वेंथम कहता है कि उपयोगिता प्राथमिक है, स्वतंत्रता द्वितीयक ना। अगर स्वतंत्रता में सुख मिल रहा है, स्वतंत्रता का त्याग कर दिया जाना चाहिए। ये क्या कह रहा? स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत किसके? उपयोगिता के, है ना। मतलब लिख लो, एक लाइन और भी लिख लो, स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक। स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक। नोट कर लीजिए, स्वतंत्रता प्राथमिक है, उपयोगिता द्वितीयक। उपयोगिता द्वितीयक, द्वितीयक। देखिए, मिल व्यक्ति के दमन को स्वीकार नहीं करता। उसी में मिल व्यक्ति के दमन को स्वीकार नहीं करता। भले ही वो व्यक्ति झूठा हो या सच्चा, भले ही वो व्यक्ति झूठा हो या सच्चा, या सच्चा। पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, क्या लिखा आपने? बात करता है, क्योंकि पूर्ण अभिव्यक्ति असत्य को समाप्त कर देती है। पूर्ण अभिव्यक्ति असत्य को समाप्त कर देती है। पूर्ण अभिव्यक्ति असत्य को समाप्त कर देती है।
पूर्ण अभिव्यक्ति असत्य को समाप्त कर देती है, तभी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की प्राप्ति संभव है। तभी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति संभव है ना। पूर्ण अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं सबको अपनी पूरी बात कहने का अधिकार है। इससे क्या होता है, अगर सभी को अपनी पूरी बात कहने का अधिकार होगा तो जो सही बात होगी वो सामने आ जाएगी और जो गलत बात होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम कुछ लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही ना दें, तब शायद वास्तव में जो सत्य है वो बाहर ना आ पाए। इसलिए जरूरी है कि सारी बातें बाहर आ पाए, सभी को महत्व दिया जाए। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलने से रोक देते हैं, अभिव्यक्ति से रोक देते हैं, तो उससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपने उसकी स्वतंत्रता का हनन किया और उसका झूठ बाहर नहीं आ पाया। और दूसरा नुकसान होता है कि शायद वो कुछ ऐसी बात बता जाता जो लोक कल्याण के लिए हो सकता था, तो आप सत्य से वंचित रह जाते हैं। झूठ भी बाहर नहीं आ पाता और आप एक बड़े सत्य से वंचित रह जाते हैं। दो नुकसान है। इसलिए कहता है पूर्ण अभिव्यक्ति की बात हो। कहता है अगर कोई पागल या सनकी भी है उसको भी बोलने का उतना ही अधिकार है जितना एक सामान्य विद्वान व्यक्ति को, क्योंकि पागल और सनकी कब क्या कुछ बता जाए कोई भरोसा नहीं है। और ये तो कहता है आज तक दुनिया को रास्ता ही पागल और सनकियों ने दिखाया है। नहीं, पागल और सनकियों ने दिखाया है। ये कहता है जितने वैज्ञानिक हैं सब सनकी हैं और जितने दार्शनिक हैं सब पागल हैं लोगों के नजर में, है ना। लोगों की नजर में वैज्ञानिकों को लोग क्या कहते हैं, सनकी ना, सनक गए हैं, एक चीज पकड़ ली है, दिन रात बैठे हैं, एक पन्ना लेके दिन भर बैठा है, कोई मिट्टी लिए दिन भर बैठा है, सनक गया है, सनकी है, समाज से कोई लेना देना नहीं। और आज तक दुनिया का जो भी विकास हुआ है वो इन सनकियों ने ही दिया। वो चाहे न्यूटन हो, वो चाहे आर्किमिडीज हो, वो चाहे आइंस्टीन हो, है ना, सब सनकी ही थे लोगों के नजर में। या फिर पागलों ने, जैसे सुकरात ने, प्लेटो, अरस्तु ने, रूसो ने, सब पागल थे अपने टाइम के। इन्होंने ही आपको क्या दिया है, ज्ञान दिया है। इसलिए कहता है कि पागलों और सनकियों की अगर अभिव्यक्ति छीन लोगे तो दो चीज, एक तो झूठ नहीं समझ में आएगा आपको और दूसरा सत्य से वंचित रह जाओगे। इसलिए सत्य हो सके इसके लिए सभी को बराबर बोलने का अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति का। कहता है 99 व्यक्ति अगर किसी एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हो तो ये समझ लो कि वो एक व्यक्ति मूर्ख नहीं, क्योंकि हमेशा विरोध कौन करता है, मूर्ख करता है। उसमें जरूर कोई ना कोई बात है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मसीहा एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को उतना महत्व दे रहा है जितना 99 व्यक्तियों की है। इसीलिए इसे नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या कहते हैं, मसीहा। निषेध का भी निषेध नहीं कर रहा है, निषेध को भी उतना ही अधिकार दे रहा है जितना सर्व स्वीकार्य को है। ठीक है, चले आगे लिखे। व्यक्तिगत हित से सामाजिक हित उच्चतर है। व्यक्तिगत हित से सामाजिक हित उच्चतर है। ठीक है, सामाजिक हित उच्चतर है, उच्चतर है। ठीक, वेंथम वैयक्तिक हित और सामाजिक हित में सामंजस्य बैठाने के लिए, बेंथम सामाजिक हित और वैयक्तिक हित में सामंजस्य बैठाने के लिए 4 बाह्य आधारों की बात करता है। 4 बाह्य आधारों की बात करता है। वही 4 स्रोतों की नहीं बात करता था बेंथम, 4 बाह्य स्रोतों की बात करता था, 4 बाह्य आधारों की बात करता था। पहला सामाजिक स्रोत या आधार, दूसरा शारीरिक आधार, तीसरा धार्मिक आधार, सामाजिक आधार,
शारीरिक नहीं, राजनीतिक आधार था। सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार, धार्मिक आधार, नैतिक आधार, है ना। नैतिक पड़ोसियों से, राजनीतिक राजनीतिक अधिकारियों से। ठीक। सामाजिक आधार, नैतिक आधार, नैतिक आधार। जबकि मिल, जबकि मिल, अरे भौतिक लिख सकते हैं। जबकि मिल, जबकि मिल अंतःकरण को प्रधानता देता है। अंतःकरण को प्रधानता देता है। अंतःकरण को प्रधानता देता है। ठीक है ना। मतलब इसका मानना है जो अंतःकरण से सही है वही सही है। अंतःकरण को प्रधानता देता है। अंतःकरण को प्रधानता देता है। ठीक। चलिए बस इतना ही है। अब आपको फाइनली बढ़ना है निष्कर्ष की तरफ। आलोचना करनी है, कर लेंगे आलोचना भी। लिखिए। यद्यपि मिल ने, नहीं, हाँ आलोचना लिख लो। यद्यपि मिल ने उपयोगितावाद संबंधी विचारों में, उपयोगितावाद संबंधी विचारों में बहुत से संशोधन किए, बहुत से संशोधन किए। बहुत से संशोधन किए। उसका उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि उपयोगितावाद अधिक व्यवहारिक, उसका उद्देश्य था कि उपयोगितावाद अधिक व्यवहारिक हो जाएगा, अधिक व्यवहारिक हो जाएगा, अधिक व्यवहारिक हो जाएगा। किंतु, किंतु वास्तव में, किंतु वास्तव में उपयोगितावाद अधिक जटिल हो गया। वास्तव में उपयोगितावाद अधिक जटिल हो गया। निम्न समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं, या निम्न समस्याएं देखने को मिली, निम्न समस्याएं देखने को मिली। देखने को मिली, निम्न कठिनाइयां देखने को मिली। अब लिखते जाइए। पहली कठिनाई, उपयोगितावाद को ढूंढना कठिन हो गया। उपयोगितावाद को ढूंढना कठिन हो गया। उपयोगितावाद को ढूंढना कठिन हो गया। उपयोगितावाद की मूल्य मान्यताएं समाप्त हो गई। हेलो, है ना। आवाज जा रही है आप लोगों तक? हाँ जा रही है। मूल्य मान्यताएं ही समाप्त हो गई। मतलब अब कठिनाई क्या हो गई? उपयोगितावाद को ढूंढना कि है कहाँ। वेंथम में उपयोगितावाद दिखता था, इसके में उपयोगितावाद क्या हो गया? खो गया। पहली कठिनाई ये थी कि वो ढूंढना ही कठिन हो गया कि उपयोगितावाद कहाँ चला गया। लिखिए। यदि किसी दार्शनिक के बारे में यह कहा जाए, यदि किसी दार्शनिक के बारे में यह कहा जाए कि वह बच्चे को नहाने धुलाने के बाद, वह बच्चे को नहाने धुलाने के बाद टब का पानी बहाने से पूर्व, टब का पानी बहाने से पूर्व उसे टब से उठाना भूल गया। टब का पानी बहाने से पूर्व उसे टब से उठाना भूल गया।
उसे टब से उठाना भूल गया। तो यह मिल के बारे में सही होगा। तो यह मिल के बारे में सही होगा। ये मिल के बारे में सही होगा, है ना। मतलब मिल ने खूब बढ़िया से परिष्कृत किया, सब कुछ किया, और अंत में आ वहीं गया अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, है ना। तो वो भूल गया बच्चे को उठाना। बच्चे को टब में खूब नहला धुला दीजिए, का पानी निकालिए, तो टब में जितने भी साबुन वगैरह उस पानी में रहेंगे, वो फिर सब बच्चे बच्चे चिपक जाएंगे, पानी निकल जाएगा। तो बच्चा तो फिर वैसे ही रह गया ना। मिल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, कह रहा है कि मिल भी खूब परिष्कृत किया किसको, और बाद में रह कैसा गया, वैसे ही जैसा था, है ना। आगे लिखे। मिल के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए, जो परिवर्तन किए गए, उससे भले ही उपयोगितावाद, उससे भले ही उपयोगितावाद अपने भौतिकता के रूप में नहीं रह सका, भले ही उससे उपयोगितावाद अपने भौतिक स्वरूप में नहीं रह सका, अपने भौतिक स्वरूप में नहीं रह सका, नैतिकता का पुट ले लिया, नैतिकता का पुट ले लिया, नैतिकता का पुट ले लिया, किंतु इससे भारी व्यवहारिक समस्याएं शुरू हो गई, किंतु इससे भारी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। भारी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई, भारी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी, उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मिलके मिलके प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता, 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 नकारा नहीं जा सकता। संशोधनों का महत्व है, संशोधनों का महत्व है। मिलने मिलने नैतिकता का पुट देकर, मिलने नैतिकता का पुट देकर, मिल ने नैतिकता का पुट देकर, मिल ने नैतिकता का पुट देकर, नैतिकता का पुट देकर, मिल ने नैतिकता का पुट देकर उपयोगितावाद को अधिक मानवीय, अधिक मानवीय और ग्राह्य बना दिया, अधिक मानवीय और ग्राह्य बना दिया, अधिक मानवीय और ग्राह्य बना दिया। मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को, मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को, मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख में बदलने का प्रयास किया, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख में बदलने का प्रयास किया, सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख, सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख में बदलने का प्रयास किया, प्रयास किया। ठीक।
एक विचारक है सेबाइन। सेबाइन कुल 4 तत्वों की बात करता है कि सेबाइन कहता है कि मिल ने कुल 4 प्रकार का परिवर्तन बेंथम के उपयोगितावाद में किया। ठीक, तो ये अलग से भी लिख लीजिए। सेबाइन सेबाइन द्वारा सेबाइन द्वारा बताए गए 4 संशोधन, सेबाइन द्वारा बताए गए 4 संशोधन, है ना। सेबाइन कहता है मिल ने 4 संशोधन किए। 4 संशोधन लिख लीजिए। पहला 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 मिल लिखता है कि मनुष्य के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। मिल लिखता है कि मनुष्य के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। मिल कहता है व्यक्ति के प्रति गौरव का भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए उसी में, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा दूसरा व्यक्ति को स्वतंत्र इसलिए नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को स्वतंत्र इसलिए नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को स्वतंत्र इसलिए नहीं होना चाहिए कि वह भौतिक स्वार्थ की सिद्ध करे, कि वह भौतिक स्वार्थ की सिद्धि करे, कि वह भौतिक स्वार्थ की सिद्धि करे, बल्कि उसका महत्व इसलिए है, भौतिक स्वार्थ की सिद्धि करे बल्कि उसका महत्व इसलिए है कि वह मनुष्य को, क्योंकि वह मनुष्य को एक सहज स्वाभाविक अवस्था में रखता है, या क्योंकि वह एक मनुष्य की, क्योंकि वह मनुष्य की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है, क्योंकि वह मनुष्य की एक सहज स्वाभाविक अवस्था है। सहज स्वाभाविक अवस्था है मतलब मनुष्य क्या चाहता है? हमेशा स्वतंत्र रहना। मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। तीसरा स्वतंत्रता व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक भी होती है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक भी होती है। और चौथा, स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य, स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य, स्वतंत्र समाज में उदारवादी राज्य का कार्य, उदारवादी राज्य का कार्य नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक भी है। नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक भी है। नकारात्मक ही नहीं बल्कि सकारात्मक भी है ना। सकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है ना। मतलब व्यक्ति के प्रति नकारात्मक है और समाज के प्रति सकारात्मक है। ठीक है, समाज के प्रति कैसा है? सकारात्मक है। ठीक है, तो ये रहा मिल का उपयोगितावाद, जो उसने संशोधन किया किसके विचारों में? बेंथम के। अब जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार, है ना। ऐसे ऑन लिबर्टी लिखता है ना। स्वतंत्रता का विचार इसका सबसे महत्वपूर्ण है और आपसे अक्सर स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछा जाता है ना। स्वतंत्रता संबंधी विचार पूछा जाता है। तो अगर इसके स्वतंत्रता संबंधी विचार को हम देखें तो थोड़ा सा एक फ्रेम बना लेंगे और उसके बाद इसकी स्वतंत्रता संबंधी विचार को हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसके स्वतंत्रता संबंधी विचार की बात करें, स्वतंत्रता संबंधी विचार, तो ये
कहता है कि स्वतंत्रता प्राथमिक है ना। दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरा सामाजिक स्वतंत्रता। और जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है तो यहाँ पे व्यक्तिगत हित कार्य भी आते हैं और यहाँ पे सामाजिक हित कार्य भी आते हैं, है ना। और जब ये कहता है कि व्यक्तिगत हित कार्य में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो आपका उत्तर होता है नहीं। मतलब यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात है। और जब सामाजिक हित कार्य की बात आती है और पूछा जाता है यहाँ राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, तो यहाँ कहता है हाँ। यहाँ सापेक्ष स्वतंत्रता की बात करता है, सापेक्ष स्वतंत्रता की बात करता है। कैसी स्वतंत्रता की बात करता है? सापेक्ष स्वतंत्रता की। एक तरफ पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है और एक तरफ सापेक्ष स्वतंत्रता की बात करता है। अब ये जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात है, ये किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित है। मतलब अगर किसी कार्य को हम करते हैं और जिसका प्रभाव केवल और केवल किस पे पड़ता है? हम व्यक्ति पर पड़ता है, एक व्यक्ति पे पड़ता है। उस व्यक्ति के उस कार्य पर राज्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उस कार्य पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी को कहता है कि पूर्ण स्वतंत्रता। और पूर्ण स्वतंत्रता ही कैसी स्वतंत्रता मानी जाती है? नकारात्मक। जहां पे राज्य को कोई कार्य करने का अधिकार न दिया गया हो, जहां पे राज्य का निषेध कर दिया गया हो, ऐसी स्वतंत्रता को क्या कहा जाएगा? नकारात्मक स्वतंत्रता। और जहां पे राज्य को कुछ काम करने की अनुमति हो, राज्य दो कदम चल के काम कर पाए, उसको कहते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता को मानता है। और जनरली जितने भी लोग हैं सब सकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का मसीहा है, क्योंकि नकारात्मक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे चरम पे होता है। ये कह रहा है कि जितनी स्वतंत्रता एक व्यक्ति की है, उतनी ही स्वतंत्रता 99 व्यक्तियों की है। और अगर इस 99 व्यक्ति को इतना अधिकार है कि एक व्यक्ति को चुप करा दें, तो एक व्यक्ति के पास भी इतना अधिकार है कि 99 व्यक्ति को चुप करा दे। और जब एक व्यक्ति 99 व्यक्ति को चुप कराएगा, तो इसको बहुत बड़ा निषेध कहा जाएगा, इसे नकारात्मकता कही जाएगी। तो 99 व्यक्ति एक को भी चुप नहीं करा सकता, यह भी उतनी बड़ी नकारात्मकता। ऐसा है। जो व्यक्ति से संबंधित है वो अभिव्यक्ति का अधिकार है, और अभिव्यक्ति का अधिकार शुद्ध वैयक्तिक है। इसलिए अभिव्यक्ति का अधिकार व्यक्ति को पूर्ण होना चाहिए, है ना। अभिव्यक्ति का अधिकार कैसा होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। बोलने के अधिकार पे या अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के अधिकार पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार है जितना 99 को है ना। दूसरी बात कहता है स्व से संबंधित जो कार्य है, व्यक्तिगत हित से संबंधित जो कार्य है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति शराब पीना चाहता है, उसे शराब पीने की पूरी छूट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शराब पीना उसका वैयक्तिक हित है और उससे उसके वैयक्तिकता को नुकसान पहुंचेगा, सामाजिकता को नहीं। और कह रहा है अगर कोई सामाजिक कार्य है, जिस कार्य का प्रभाव लोगों पे पड़ता है, उस पे हस्तक्षेप किया जा सकता है। जैसे इस व्यक्ति का शोर मचाना, इस व्यक्ति का और लोगों के सोने में खलल डालना। ये व्यक्ति को पीने का अधिकार पूर्ण है, लेकिन पीकर छत पे चढ़ के दंगा करने का अधिकार नहीं है, हल्ला करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि और लोगों को सोने का अधिकार है। और अगर इस व्यक्ति के द्वारा उनके सोने के अधिकार में दखल अंदाजी की जाती है, तो फिर इसके चिल्लाने के अधिकार को रोका जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां से मेरी नाक शुरू होती है, क्योंकि नाक मेरे शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा है ना। और यहां तक मेरा दायरा है स्वतंत्रता का। इसके आगे बढ़ोगे तब प्रतिकार मिलेगा। इसीलिए किसी के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और आत्मा तो और अंदर है। तो व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है। किसका? कोर्ट से नोट कर लो। व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है। मिल कहता है व्यक्ति अपने
शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है, ऐसा मिल का कथन है, ऐसा मिल का कथन है ना। इसी स्वतंत्रता वाले विचार में हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्रता वाले विचार में हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है, सॉवरेन होता है, वहां उस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसीलिए राज्य को भी संप्रभु दे रहा है, संप्रभुता राज्य को दे रहा है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा पे संप्रभु होता है। हमारा संप्रभुता हमारी है, राज्य की नहीं। राज्य तब संप्रभु हमारे पे हो जाएगा जब हमारे द्वारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया जा रहा, बल्कि कैसा काम किया जा रहा, सामाजिक। तब हमें रोका जा सकता है, वैयक्तिक कार्यों के लिए नहीं। शराब पीने का अधिकार है कि दंगा करने का अधिकार नहीं। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं कि तुम शराब पीने का अधिकार क्यों दे सकते हो। ये कहता है शराब पीने का अधिकार देने में मेरे पास दो रीजन है। अगर शराब को रोकने का काम आप करोगे तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। और कानून ऐसा बनाओगे कि शराब पीना अपराध है, तो आप शराब पीना उसको तब तक रोक पाओगे जब तक कानून है ना। जब तक आपका ये कानून है कि शराब नहीं पीना है, तभी तक वो शराब नहीं पी पाएगा जब तक कानूनों से दबा है। जिस दिन वो व्यक्ति कानूनों से कहीं से भी छूट पाएगा, कानून से ऊपर जा पाएगा, कानून के पड़ोस से जा पाएगा, वो तत्क्षण शराब पिएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप कानून के माध्यम से शराब पीने से केवल क्षणिक रूप से रोक सकते हैं, दबाव के रूप में रोक सकते हैं, गुणात्मक रूप से नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं। जैसे ही कानून गुजरात में शराब का प्रतिबंध सबसे पहले लगा, और रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा शराब की तस्करी गुजरात में होती है। एक मूवी भी बनी थी रईस, देखा था आप लोगों ने? शाहरुख खान की रईस। नहीं देखा? देखा था, चलो देखते रहा करो, आप लोग अवेयर नहीं रहते। तो गुजरात में जो शराब की तस्करी होती है उस पर बना था रईस। ठीक, जहां शराब आपने रोका वहीं सबसे ज्यादा शराब। बिहार में बंद हुआ, बिहार में बाढ़ आ गई शराब की। तो आप जब कानूनों के माध्यम से किसी को शराब पीने से रोकेंगे तो वो तब तक ही रोक पाएंगे जब तक कानून रोक पा रहा है, और जहां कानून से छूट मिलेगी वो फिर शराब पीने लगेगा। मिल कहता है उसको शराब पीने का अधिकार दो। जब व्यक्ति शराब पिएगा तो उस व्यक्ति को शराब के फायदे और नुकसान की पहचान होगी, और जिस दिन उस व्यक्ति को वास्तव में शराब के फायदे और नुकसान की समझ हो गई और उसे पता लग गया कि शराब हमारे लिए अहितकर है, उस दिन जब वो स्वतः से शराब छोड़ेगा, तब वो गुणात्मक रूप से शराब छोड़ देगा। उसके बाद उसके सामने कितनी भी शराब पड़ी हो, कोई प्रतिबंध भी ना हो, तब पर भी वो शराब को हाथ नहीं लगेगा। तो जब हम किसी चीज की कमियों को जान लेते हैं, तब उस चीज पे हमारा मालिकाना हक हो जाता है। हम जिस भी चीज को जान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, उस पे हम मालिक हो जाते हैं। जब शराब की कमियों को आप जान जाएंगे तो आप शराब पे मालिक हो जाएंगे, फिर शराब आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो अब जो व्यक्ति ने शराब छोड़ा है वो गुणात्मक है, और जो पहले शराब छुड़ाई जा रही थी वो मात्रात्मक है। तो ये गुणात्मक रूप से बदलने की बात कर रहा है। ठीक है, ये इसका तर्क था। आप भी सोच रहे होंगे शराब पीने का अधिकार अच्छा नहीं कर रहा ना, ये अलग ढंग से बात कर रहा है। ये दार्शनिक है, ये विचारक है। इनके विचार वैसे नहीं है जैसे आम लोगों के हैं। इनके विचार मनोवैज्ञानिक है, दूरदर्शी है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है। हृदय पे बल डालते हैं, आत्मा पे बल डालते हैं, शरीर पे नहीं। ठीक, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। आज की कक्षा बस यहीं तक, क्योंकि अब इससे ज्यादा मिल की दार्शनिकता आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, तो आज का जो मिल है वो बस यहीं तक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतने देर से इस कक्षा को लगातार आप वॉच कर रहे थे, सुन रहे थे, देख रहे थे। कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल संडे है क्या? कल संडे है, कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, और परसों फिर से आपकी कक्षाएं इसी टाइम पे आएंगी, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं रेगुलर रहूं। हालांकि मैं रेगुलर हूं, और 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा तो इतना तो चलता है। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग। धन्यवाद। इसका नोट्स जो है वो मिल जाएगा कल आप लोगों को।